हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा लक का क्या रोल होता है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो बेसिकली मैंने डिवाइड किया है लक को कुछ फैक्टर्स में। जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि लक इक्वेशन जो मैं लास्ट में बताऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम कंट्रोल में कर सकते हैं, राइट। तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे हार्ड वर्क है कि आप बहुत अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे हैं, राइट। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं। स्मार्ट वर्क इज आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, आपका बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छी है, आपको एग्जाम की डिमांड समझ में आ रही है, बेसिकली डिमांड ऑफ एग्जाम क्या है, ये आपकी होगी स्मार्ट वर्क, राइट। स्ट्रैटेजी जैसे मैंने बात किया, स्ट्रैटेजी इज आप काफी टॉपर्स के वीडियो को देख के या आप एक अपनी पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी बनाते हैं एग्जाम में कि हाँ मेरा ये पोर्शन वीक है, ये पोर्शन स्ट्रांग है। तो वो एक स्ट्रैटेजी का पार्ट हो गया। और आप ये स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, ये आपका स्ट्रैटेजी का पार्ट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रैटेजी का। सबकी अपनी पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी होती है, वो कोई भी हो सकती है। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपके कंट्रोल में है, कि ये आपकी बेस्ट है। फॉर एग्जांपल, नाउ वी हैव कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज कि आप ऐसा नहीं कि हफ्ते में आपने बस 8-10 घंटे पढ़ लिया बहुत हो गया। आप डेली, आप जो भी आपका टाइम शेड्यूल है 6 to 8 आवर्स, 8 से 10 घंटे, आप उसे डेली उस टाइम फ्रेम में आप मेहनत कर रहे हैं। तो आप कंसिस्टेंट भी है, ये भी आपके कंट्रोल में हो सकता है कि भाई आप बेसिकली टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। आपने अपने टाइम को बेसिकली स्लॉट्स में बांट दिया है। रील्स आप नहीं देख रहे हो, इंस्टाग्राम रील्स आप बहुत कम देख रहे हो, ये आपके कंट्रोल में है कि आप कंसिस्टेंस हैं। देन वी हैव द परसिवरेंस। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन जो भी आपके आसपास हो रहा है, आप लगे हैं, आप कमिटेड हैं एग्जाम को लेके, ये परसिवरेंस है। डेडिकेशन इज कि आप डेडिकेटेड हैं एग्जाम को लेके, आप पूरे दिलो जान से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये भी आपके कंट्रोल में है। देन यू हैव द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम मैनेज कर सकते हैं आसानी से अपने हिसाब से। आप फालतू की दोस्ती यारी में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, या आप बेसिकली सोशल मीडिया अवॉइड कर रहे हो। ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में है, राइट। ये सब चीज़ें आप अवॉइड कर रहे हो, ये आपका हो गया टाइम मैनेजमेंट। या आप बेसिकली अपने दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड कर रखा है, जिससे आपको पता लग रहा है कि आपको किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम खेलना है, किस टाइम खाना खाना है। तो ये सब आपका टाइम मैनेजमेंट के अंदर आ गया। देन यू आर डूइंग दी रेगुलर रिवीजन। रिवीजन इज द की, आपको पता ही है एग्जाम में। तो आप रेगुलर रिवीजन भी कर रहे हो, साथ साथ आप नोट्स भी बना रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में है बेसिकली, है ना। आप ऐसा नहीं कि आपने एक टॉपिक आज पढ़ा, देन अगेन आपने उस टॉपिक को भूल गए, आप दोबारा से उस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो कुछ टाइम बाद, देन अगेन रिवाइज कर रहे हो। तो आप रेगुलर रिवीजन भी कर रहे हो, राइट। देन यू हैव द पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट इज कि आप बेसिकली योगा भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपना आपको पॉजिटिव रख रहे हैं। आप, आपकी जो कंपनी है, जिन लोगों के साथ हैं, उठना बैठना है, वो पॉजिटिव है, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये भी आपके कंट्रोल में है कहीं ना कहीं। अगर आपके आसपास लोग भी नहीं है तो दिस यूट्यूब है, मोटिवेशनल कोट्स हैं, वो आपने अपने रूम में लगा रखे हैं। तो आप पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं सोचते, आप अपने आप में एक बिलीफ सिस्टम रखते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में है, पॉजिटिव माइंडसेट। देन वी हैव द रिसोर्स सिलेक्शन। कि ये भी आपके कंट्रोल में ही है। रिसोर्स सिलेक्शन में आपका क्या हो गया, कोचिंग। फॉर एग्जांपल, आप बहुत ही अच्छी बेस्ट कोचिंग पे जा रहे हैं, आपके मेंटर्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, राइट, वो भी आपको बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। और आपका जो मटेरियल सिलेक्शन है, जो आपने मटेरियल चूज किया है, वो भी टॉप क्लास मटेरियल है। आप कोई भी ऐसे फालतू मटेरियल नहीं पढ़ रहे हो जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई जो हमने बात की, ये आ गए आपके कंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो ये सारे आपके, और भी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ये मैंने कुछ ही लिए हैं। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आ सकते हैं। तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स ये आ गए आपका, स्ट्रैटेजी, डेडिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्क, राइट। अब बात करते हैं कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के, ऐसे फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और कहीं ना कहीं यही ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको बेसिकली आपके लक में कंट्रीब्यूट करते हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है। मेजर क्या, मैं कहूँगा पूरा कंट्रीब्यूशन जो है बेसिकली इन्हीं अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स का। तो इन पे कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम डिफिकल्टी है। एग्जाम डिफिकल्टी बेसिकली आपके कंट्रोल में नहीं है, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे सीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का पेपर आया,
तो कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट था। उन्होंने ऑप्शंस को चेंज किया, उन्होंने एग्ज़ाम की सीसैट के लेवल को बहुत बढ़ाया, राइट? तो ये बेसिकली आपके कंट्रोल में नहीं था, आपको नहीं पता था, आप एक प्रीवियस ट्रेंड पे चल रहे थे, तो एकदम से एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी बढ़ गई, तो उस मोमेंट पे आपको नहीं पता क्या हो सकता है, राइट? या और कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनमें नॉर्मलाइज़ेशन का रोल होता है। नॉर्मलाइज़ेशन इज़ जैसे मतलब बहुत सारे सेट्स में पेपर होते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो काफ़ी सेट में पेपर होता है। तो उसमें क्या होता है कि अलग-अलग दिन एग्ज़ाम होते हैं काफ़ी दिन में। तो उसमें क्या होता है कि फिर उसे एग्ज़ाम को नॉर्मलाइज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ जैसे जिसके पास डिफ़िकल्ट पेपर आया था, उसके मार्क्स कम किए जाते हैं एंड जिसके पास आसान आया था, उसके मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। तो दिस इज़ नॉर्मलाइज़ेशन यानी पेपर को नॉर्मलाइज़ किया जाता है। तो ये भी आपके हाथ में नहीं है बिकॉज़ यू नो हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट पेपर आपको अच्छे से आता हो, आपके लिए वो डिफ़िकल्ट ना हो बट आपके मार्क्स कम हो जाएँ। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये भी होता है। तो एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी इज़ नॉट इन योर हैंड। देन वी हैव द हेल्थ इशू। हेल्थ इशू में आपको फीवर आ सकता है, बुखार आ सकता है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, एग्जाम से एक दो दिन पहले हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए। दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल, राइट? फीवर आ गया आपको या और कोई प्रॉब्लम हो गया, या आपका एक्सीडेंट हो गया, राइट? छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आप नहीं परफॉर्म कर, आप एग्जाम सेंटर नहीं जा सके, तो दिस इज अनकंट्रोलेबल फैक्टर, हेल्थ इशू। फिर बात करते हैं चेंज इन सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। ये भी बहुत एक कॉमन अनकंट्रोलेबल फैक्टर है कि आपका सिलेबस ही चेंज हो गया। अब बहुत होता है, बहुत एग्जाम्स में होता है, राइट? सिलेबस चेंज हो गया, एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं जैसे यूपी पीसीएस में ऑप्शनल हटा दिया। पहले ऑप्शनल था, तो कोई अगर बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था अच्छे से और उसका ऑप्शनल रेडी था ऑलरेडी, तो यहाँ उसका वो ये भी दे रहा था स्टेट पीसीएस, लेकिन ऑप्शनल खत्म हो गया स्टेट पीसी स्टेट यूपी यूपी स्टेट में। तो उसमें क्या होगा, उसके लिए क्या हो गया, एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर हो गया बिकॉज अब उसे दोबारा से स्टेट स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, यानी उसका ऑप्शनल हट गया। तो एग्जाम पैटर्न चेंज होना, सिलेबस चेंज होना, ये भी कॉमन जो है अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। देन वी हैव द टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम मीन्स जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने आप गए सीबीटी, और हो सकता है वहाँ का सिस्टम में माउस नहीं चल रहा, अचानक से बीच में बंद हो गया। नो डाउट आपको टाइम वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं, बट उस मोमेंट के लिए आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो होता है, आप बेसिकली थोड़े से पैनिक होते हो, ये एक प्रॉब्लम आती है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट इन योर कंट्रोल, दिस टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन वी हैव दी कंपटीशन लेवल। कंपटीशन लेवल इज आल्सो नॉट इन योर कंट्रोल, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सी स्टेट से कितने बच्चे आ रहे हैं, कौन कब बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं। हो सकता है जिस पहले अटेम्प्ट जो आपने दिया उसमें कुछ बच्चे ठीक ना हो, दूसरे अटेम्प्ट में आपके में बहुत अच्छे बच्चे एग्जाम में अपियर हो जाएं, और कौन फॉर्म भर रहा है, कैसे भर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इन योर कंट्रोल, दिस कॉम्पिटिशन लेवल। वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस, फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है, राइट? और आपका बेसिकली एग्जाम सेंटर दूर है, तो आपको बेसिकली मेट्रो में प्रॉब्लम हो गई या आपको कैब नहीं मिली। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप एग्जाम में लेट पहुंचे, तो एक लेट पहुंचने पे बेसिकली क्या होता है, एक पैनिक क्रिएट होता है ना, जल्दबाजी में, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एग्जाम पे इम्पैक्ट पड़ता है। देन वी हैव द पर्सनल प्रॉब्लम। पर्सनल प्रॉब्लम्स में बहुत सारी चीज़ें हैं कि फैमिली सिचुएशंस ठीक नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया फैमिली में, या फैमिली में किसी और की तबीयत खराब हो गई। तो बेसिकली कहीं न कहीं ड्यूरिंग प्रिपरेशन नॉट ओनली आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आपके आसपास के फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम क्रैक होने में या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो पर्सनल प्रॉब्लम है कि फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, और बहुत सारी चीज़ें, है ना? तो ये एक पर्सनल प्रॉब्लम आ गई, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है ना? देन वी हैव द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ चेंज करती रहती है ना? जिसकी वजह से वैकेंसीज़ पे, एग्ज़ाम पैटर्न पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पीएसयू प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज़ थी, जो पीएसयू में जो रिक्वायरमेंट थी, वो क्या हो रहा है, प्राइवेटाइज़ होने की वजह से उनकी वैकेंसीज़ बेसिकली कम हो रही है। तो ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ये टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। या गवर्नमेंट ने कोई न्यू प्रोजेक्ट लाया, है ना? न्यू प्रोजेक्ट लाने की वजह से क्या हो गया, बहुत सारी वैकेंसी क्रिएट हो गई किसी प्रोजेक्ट को पर्टिकुलर टाइम पे करने के लिए, राइट? तो उसमें हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए, या गवर्नमेंट ने जैसे ये प्राइवेटाइजेशन किया तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाए। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट होता है। देन वी हैव द एक्सटर्नल फैक्टर।
अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर की बात करूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल डिजास्टर हो गया, है ना, कोई कैलेमिटी आ गई कहीं पे, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे मान लो कुछ भी कैलेमिटी, अर्थक्वेक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, या मैं कॉमन एग्जांपल की बात करूँ तो कोविड, कोविड आ गया, है ना, तो कोविड में आपको कोविड हो गया, तो ये भी एक इशू है, ये आपको नहीं पता कि ये मतलब हो सकता है आपको, तो उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो या पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो रही हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ये सब भी चीज़ें बेसिकली इम्पैक्ट करती हैं हमारे एग्जाम को, राइट। तो ये कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट ये कुछ कॉमन है जो मुझे लगता है। एग्जाम डिफिकल्टी, हेल्थ इश्यूज आ गए, पेपर पैटर्न चेंज हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, वेदर कंडीशंस हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, राइट। तो हमने दो फैक्टर्स की बात की अभी तक, एक तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स, राइट, ये जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने, हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं। देन वी हैव द अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं लक की। लक एक्चुअली कहाँ रोल प्ले करता है और क्या लक है, तो इसके लिए एक लक इक्वेशन है बेसिकली, मतलब कहीं से ये ली नहीं है, जनरल ऐसी है। तो लक इक्वेशन में क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डॉट इंटू लक फैक्टर। तो बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है क्या, एक्चुअल में दिस इज नथिंग बट द कंट्रोलेबल फैक्टर। दिस इज द कंट्रोलेबल फैक्टर जो भी आपके कंट्रोल में थे, जो हमने बात की थी। कंट्रोलेबल फैक्टर में क्या हो गया, फॉर एग्जांपल ये हार्ड वर्क हो गया, ये स्मार्ट वर्क हो गया, ये आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया, राइट। इस तरीके से ये आपका बेसिकली माइंडसेट हो गया, पॉजिटिव माइंडसेट हो गया, ये सारे क्या हो गया आपके कंट्रोलेबल फैक्टर हो गया। इनटू लक फैक्टर। लक फैक्टर क्या हो सकता है, मान लो एग्जाम वाले दिन आपका लक फैक्टर 0 है, तो मैं बात करूंगा होता क्या है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, फॉर एग्जाम्पल ये पूरी वैल्यू मिला के हमारी x थी, तो x इंटू जीरो, योर आंसर विल बी जीरो, नॉट सिलेक्टेड। आपने यहाँ कितनी मेहनत की, नो डाउट, बट आपकी जो एक्चुअल लक फैक्टर था वो जीरो था ऑन द डे ऑफ एग्जाम, तो दिस वैल्यू बिकम जीरो। अब अगर मान लो आपका लक फैक्टर 1 है, देन x इंटू वन वैल्यू बिकम x, गुड है, हो सकता हो, मे और मे नॉट आपका एग्जाम सिलेक्शन हो गया। देन किसी किसी का लक फैक्टर 2 भी हो जाता है ना, तो दिस x इंटू टू, दिस इज 2x। बहुत बढ़िया। तो बाद दफा ऐसा होता है कि मतलब जो चीज आप गलत भी कर रहे हो वो भी सही हो जाती है, राइट। अब बेसिकली लक फैक्टर है क्या, लक फैक्टर इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर। जितने भी आपके अनकंट्रोलेबल फैक्टर थे, जितने भी आपके अनकंट्रोलेबल फैक्टर थे, वही कंट्रीब्यूट करते हैं आपके लक में, वही कंट्रीब्यूट करते हैं आपके लक में। अनकंट्रोलेबल में जैसे मैंने बताया कि आपकी एक्सटर्नल इवेंट्स है, एग्जाम डिफिकल्टी है, हेल्थ इश्यूज है, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं लक में, राइट। अच्छा, अगर हम उल्टा करें, फॉर एग्जांपल हमारी इक्वेशन ये थी ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर इनटू ये हो गया हमारा लक। अब अगर मैं ये वाली वैल्यू जीरो कर दूं, राइट, और इस पे सिर्फ खाली इस पे डिपेंड हो जाऊं कि भाई जो भी होगा लक के थ्रू होगा, और इसकी वैल्यू मान लो 1 है, जीरो इंटू वन इज अगेन जीरो, राइट। या आपका लक बहुत अच्छा काम कर गया उस दिन, टू, बट यू हैव नॉट, आपने यहाँ पे मेहनत नहीं की बिल्कुल भी, आपने कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे मेहनत नहीं की, आपने हार्ड वर्क नहीं किया, आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, आपने बेसिकली टाइम मैनेज नहीं किया, तो दिस विल बी जीरो इंटू टू, दिस इज अगेन जीरो। तो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको इट्स नॉट कि आप लक पे ही डिपेंडेंट हो जाए पूरे, आपको मेहनत यही करनी है, ये फैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं है, ये वाला फैक्टर। क्यों, क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर है जिसपे मैंने बात की, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपके कंट्रोल में है। अगर आप सिर्फ खाली इस पे डिपेंड होकर रह गए तो आपका आंसर 100% श्योर है, जीरो आना ही, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बट अगर आप यहाँ मेहनत करेंगे तो चांसेस हैं कि इट कैन बी जीरो, वन और टू, राइट। तो समरी में बात करूं तो लक इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर विच मे और मे नॉट बी इन योर फेवर ऑन द डे ऑफ एग्जाम, राइट। तो लक क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन है अनकंट्रोलेबल फैक्टर का। जितने भी अनकंट्रोलेबल फैक्टर है उसका कॉम्बिनेशन है, आपके लिए क्या सूट कर जाए एग्जाम वाले दिन, यू नेवर नो, है ना। आपके फेवर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट बट if you only focus on uncontrollable factors and neglect the controllable factor, there is no luck. अगर सिर्फ आप uncontrollable factor पे ही ध्यान देंगे,
राइट? और कंट्रोलेबल्स आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, परसिवरेंस नहीं होगी, डेडिकेशन नहीं होगी, तो 100% श्योर है कि आपका कोई भी लक काम नहीं करेगा। तो बेसिकली आपको मेहनत करनी है और लक पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, वो अनकंट्रोलेबल है, और अच्छे से अपना इनपुट देना है। ऑलराइट? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।